Dear friends, very good morning. चलो, can we start? चलिए, तो from today we are going to start with new chapter जिसका नाम है investment decision, but more commonly we call it as capital budgeting. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड एज वी हैव सेड कि दिस वैकेंसी इज टू सम एक्सटेंट ओनली कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर. ओके, तो एग्जाम में मार्क्स वेटेज भी इस पे सबसे ज्यादा रहेंगे. ओके, चलो, तो कैन वी स्टार्ट. वैसे आपके स्टडी मॉड्यूल में ये सेकंड मॉड्यूल में. ओके, तो सेकंड मॉड्यूल में वैसे तीन ही चैप्टर है, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वर्किंग कैपिटल एंड डिविडेंड डिसीजन. एंड फर्स्ट मॉड्यूल का अपना एक चैप्टर अभी बाकी है, रेशियो एनालिसिस, जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. बस ये चार चैप्टर ही बाकी है अभी. एंड देन देयर इज वन थ्योरी चैप्टर, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग. तो दैट इज प्योरली थ्योरेटिकल पार्ट. ओके, चलो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इफ यू रिमेंबर फर्स्ट लेक्चर हमने डिस्कस करा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो एस्पेक्ट्स होते हैं. वन इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड and another is effective utilization of fund. Effective utilization of fund. अब प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड में मतलब फंड कलेक्शन, सिंपल वर्ड्स में, राइट. तो यहां पे आपको आइडेंटिफाई करना था कि फंड्स के या कैपिटल के कौन से सोर्सेस आर देयर, राइट. तो इससे रिलेटेड हमने कहा था कि एक चैप्टर स्टडी करना है, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, राइट. देन हमें कैपिटल स्ट्रक्चर किस मैनर में फ्रेम करना है, तो इससे रिलेटेड हमने एक ऑलरेडी चैप्टर स्टडी किया हुआ है, कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रेम करते रहे हमने देखा था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम होना चाहिए. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेजर कैसे करना है, फॉर दैट वी हैव स्टडीड कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर, राइट. एंड ऑल्सो वी आर सीन कि रिस्क भी मिनिमम होना चाहिए. तो रिस्क रिलेटेड हमने चैप्टर स्टडी किया था लेवरेज. तो वी कैन से कि ऑल दिस थ्री चैप्टर्स आर रिलेटिंग टू फंड कलेक्शन, राइट. अब अगर आपने फंड्स कलेक्ट किया हुआ है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपरली उसका यूटिलाइजेशन भी करोगे, क्योंकि जो आप फंड्स कलेक्ट कर रहे हो कैपिटल, एक एक रुपए पे हमें कॉस्ट पे करना है, राइट. कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें पे करना है. सपोजिंग हम कॉस्ट पे कर रहे हैं 15% ऑन एन एवरेज, मतलब इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कलेक्टिवली हम 15% पे कर रहे हैं. ओके, तो ये जो फाइनेंसेस है उनसे जो हमने फंड कलेक्ट किया हुआ है वो हमें इन्वेस्ट इस मैनर में करना है कि वहां से एटलीस्ट 15% रिटर्न आए. बराबर है कि नहीं. अगर हमने सपोज आप मेरे इन्वेस्टर हो, मैंने आपसे फंड कलेक्ट किया है, आपको मुझे रिटर्न देना है 15% एंड मैंने फंड्स आइडल रखे, तो 15% रिटर्न कहां से दूंगा, मेरे पॉकेट से जाएगा. बराबर है कि नहीं. तो आपसे अगर मैंने फंड कलेक्ट किया हुआ है तो मुझे इन्वेस्ट इस मैनर में करना है कि यहां से रिटर्न जो जनरेट होगा वो मिनिमम 15% होना चाहिए, क्योंकि मेरे फाइनेंसेस को मुझे 15% देना है. तो एटलीस्ट 15% या मोर देन 15% आई शुड बी जनरेटिंग द रिटर्न. उस मैनर में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है. इज इट राइट. तो यहां पे जब हम यूटिलाइज कर रहे हैं फंड, तो बेसिकली व्हाट आई एम कंसीडरिंग कि मुझे इन्वेस्ट कहां पे करना है. ओके, तो इन्वेस्टमेंट के लिए सपोज मल्टीपल ऑप्शन है मेरे पास. ओके, मैंने सपोज 50 करोड़ फंड्स कलेक्ट किया हुआ है. अब मेरे सामने मल्टीपल बिजनेस के ऑप्शंस है. ओके, इनमें से मुझे एक सिलेक्ट करना है उस मैनर में जिसमें मुझे सबसे ज्यादा फायदा हो. मुझे इन द सेंस बिजनेस से मैं रिटर्न जनरेट करूंगा एंड आप एज अ फाइनेंसेस में आपको रिटर्न दे पाऊंगा. इज इट राइट. तो हियर वी हैव टू यूटिलाइज दीज फंड्स वेरी इफेक्टिवली. यू हैव टू मेक श्योर कि जो हमने कैपिटल प्रोक्योर किया है उस पर हमें कॉस्ट पे करना है, तो मिनिमम रिटर्न हैज टू बी जनरेटेड, राइट. तो यहां पे हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है. तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन इट कैन बी रिलेटिंग टू फिक्स एसेट, इट कैन बी रिलेटिंग टू योर करंट एसेट्स. तो जो फिक्स्ड एसेट में हमें इन्वेस्टमेंट करना है, इट कैन बी अ प्लांट एंड मशीनरी ऑल टुगेदर अ बिजनेस. तो ये हम बात कर रहे हैं इन दिस चैप्टर, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. ओके, एंड करंट एसेट्स में जो इन्वेस्ट करना है वो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, वर्किंग कैपिटल. ओके, तो हियर बिफोर प्रोसीडिंग कोई भी फाइनेंस मैनेजर के तीन इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं. फाइनेंस मैनेजर को तीन इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं. एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन. एनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंस मैनेजर की हम बात करें तो तीन इंपॉर्टेंट डिसीजन उसको लेने होते हैं. फर्स्ट, फाइनेंसिंग डिसीजन. फाइनेंसिंग डिसीजन रिलेटेड एस्पेक्ट्स हमने यही तीन टॉपिक स्टडी किया हुआ है.
कि आपको रिस्क कंसिडर करना है तो लेवरेज स्टडी करना होगा, कॉस्ट मिनिमम रखना है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेजर कैसे करना है वो स्टडी करना है, एंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम फ्रेम करना है जिससे कि फ्यूचर में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हायर हो, राइट। तो फाइनेंसिंग डिसीजन रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स है वो हमने 3 चैप्टर में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, ओके। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जैसे कि मैंने कहा कि 2 पार्ट, एक फिक्स एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग, एंड करंट एसेट में जो इन्वेस्टमेंट होगा दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन वर्किंग कैपिटल। एंड देन लास्ट डिसीजन कि आफ्टर पेइंग ऑल ऑब्लिगेशंस अगर कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट बच रहा है तो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कितना दे, डिविडेंड पॉलिसी क्या बनाए। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि डिविडेंड पॉलिसी क्या होगी, तो वो फैक्टर्स डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ओके। तो यहां पे डिविडेंड पॉलिसी क्या होनी चाहिए, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो वैसे दिस इज द सिलेबस व्हिच इज रिमेनिंग। तो ये चैप्टर हम फिक्स एसेट्स कैपिटल बजटिंग में पढ़ेंगे, वर्किंग कैपिटल नेक्स्ट चैप्टर होगा, एंड देन डिविडेंड पॉलिसी। एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए कि इस साल मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ या खराब हुआ है, तो हम एक चैप्टर पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस, ओके। तो दिस इज द रिमेनिंग सिलेबस। हैव यू अंडरस्टूड सो फार? तो बेसिकली कमिंग बैक हियर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, उससे रिलेटेड हमने ये पार्ट ऑलरेडी पढ़ा है। नाउ वी हैव टू यूटिलाइज दिस फंड्स वेरी इफेक्टिवली बिकॉज फंड्स वी आर प्रोक्योरिंग आर नॉट फ्री, हमें उन पे कॉस्ट पे करना है, तो जो इन्वेस्ट कर रहा है वहां से मिनिमम रिटर्न जनरेट करना होगा, राइट। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें यही समझना है कैपिटल बजटिंग मीन्स व्हाट। जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसको ये हमने नाम दिया है कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग मीन्स सिंपली इट इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इट इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वेर इन यू हैव टू डिसाइड कि हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आई रिपीट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में या कैपिटल बजटिंग में हम एक्चुअल में प्रॉब्लम्स क्या सॉल्व कर रहे हैं या इवैल्यूएट क्या कर रहे हैं कि हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ओके। तो आइदर इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, और हो सकता है कि अपने सामने मल्टीपल ऑप्शंस है, से प्रपोजल्स 3 बिजनेस प्रपोजल्स है, इनमें से कौन सा बिजनेस प्रपोजल हम एक्सेप्ट करें वो हमें डिसीजन लेना है। इसीलिए मैंने कहा कि कैपिटल बजटिंग इज अ प्लानिंग एक्सरसाइज जहां पे हम डिसीजंस लेंगे कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करना है या नहीं करना है। सिंपल वर्ड्स में आपके मॉडल में बहुत सारी थ्योरी दिया हुआ है जो मैंने नोट्स में भी लिया हुआ है, तो एन नंबर ऑफ थिंग्स वी हैव टू रीड, लेकिन वो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से। फ्रॉम प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से बस एक लाइन में समझो कि इन दिस चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सिंपल वर्ड्स में हम डिसीजन लेंगे कि हमें वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लैपटॉप परचेस करना है नहीं करना है, से कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो उसमें वो प्लांट एंड मशीनरी जो मार्केट में अवेलेबल है वो परचेस करना है नहीं करना है, या ऑल टुगेदर मुझे वो बिजनेस स्टार्ट करना है नहीं करना है, ओके। अब बिजनेस अगर मैं कंसिडर करूं तो एन नंबर ऑफ एसेट्स आएंगे, लैंड परचेस करना होगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी होगी, प्लांट एंड मशीनरी लेने होगा, राइट। सो ये पूरा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है whether I should be incurring or not, okay, so that will be our decision making process। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, these are the proposals only, different proposals हो सकते हैं। तो ये proposals के टाइप क्या है वो बाद में समझेंगे, फिलहाल जस्ट प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कंसिडर क्या क्या करना है, ओके। तो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल हैव यू अंडरस्टूड अ ब्रीफ मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग, what basically you'll be doing? We can say it is a planning exercise wherein a company is taking decisions whether to invest or not to invest, okay। अब ये इवैल्यूएशन कैसे होगा, एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के समझते हैं। सपोज आपने एक बिजनेस इवैल्यूएट कर रहे हो कि उसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, ओके, बिजनेस में। तो आपने टोटल उसका इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड से लैंड परचेस करना होगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी होगी, मार्केट से प्लांट एंड मशीनरी परचेस करना होगा, पूरा सेटअप करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। सपोज टोटल प्रपोजल का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो है 50 करोड़। आज हमें 50 करोड़ इन्वेस्ट करना है, ठीक है। हर एक बिजनेस की एक लाइफ होती है, राइट। हो सकता है ये एसेट हो तो एसेट की लाइफ होगी, जैसे लैपटॉप या कंप्यूटर अगर मैं कंसिडर करूं तो 3 या 4 साल लाइफ होगी, राइट। या अगर मैं कोई बिजनेस कंसिडर कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में होगा कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बिजनेस या डिमांड 5 साल तक रहेगा, उसके बाद टेक्नोलॉजी चेंज होने वाली है तो ये डिमांड नहीं रहेगा। मतलब हर एक बिजनेस की हम लाइफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ओके। तो सपोज हमने अज्यूम किया है कि 5 साल इस बिजनेस की लाइफ है, मैं आज 50 करोड़ इन्वेस्ट करूंगा, 5 साल उसकी लाइफ है।
तो लाइफ ऑफ द बिजनेस इज 5 years, या मशीनरी या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है 5 साल के बाद मुझे स्क्रैप आउट करना होगा, ओके। एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अब ये जो 50 करोड़ में प्रोक्योर करने वाला हो, वो इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर से प्रोक्योर करने वाला हो, तो इनकी कलेक्टिवली वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो है सपोजिंग 10%, ओके। तो कैन आई से ये प्रोजेक्ट से जहां पे मुझे 50 करोड़ इन्वेस्ट करना है, वहां से मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होना चाहिए? 10% होना चाहिए, क्योंकि उतनी मेरी कॉस्ट है कैपिटल की, तो उतना तो एटलीस्ट जनरेट हो सो दैट फाइनेंसेस को मैं पे कर सकता हूं, राइट। एंड एवरी ईयर कैश इनफ्लो और कैश नेट प्रॉफिट, अब यहां पे मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं कंसिडर कर रहा हूं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो मैं कर रहा हूं कैश में कर रहा हूं, तो इनकम जो आएगा वो कैश में ही कंसिडर करना होगा। सपोज एवरी ईयर नेट प्रॉफिट जो है वो से ईयर 1 2 3 4 5, सपोज फर्स्ट ईयर में मैंने 1 करोड़ कमाया, सेकेंड ईयर में मैंने 3 करोड़ कमाया, कितना हुआ? 4 करोड़, थर्ड ईयर में अगेन 3 करोड़ कमाए, कितने हुए? 7, फोर्थ ईयर में मैंने 2 करोड़ कमाए, एंड से फिफ्थ ईयर में यहाँ पे सपोज 4 करोड़ कमाए, एंड फिफ्थ ईयर में 2 करोड़, टोटल कितना कमाया मैंने? 4 7 11 13 करोड़, ओके। तो से एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, हमने आज इन्वेस्ट करा 50 करोड़, दिखा क्या? इसको एक काम करते 10 करोड़ कर देते, से मैंने आज 10 करोड़ 8 करोड़, आज मैंने 8 करोड़ इन्वेस्ट करा है, ठीक है। ओवर पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 years मुझे 13 करोड़ एज ए इनकम मिलने वाला है, प्योरली कैश टर्म्स में। बताइए मुझे इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? शुड आई बी इन्वेस्टिंग इनटू दिस बिजनेस और आई शुड नॉट बी इन्वेस्टिंग? मैंने इन्वेस्ट करा है 8 करोड़ एंड मुझे मिलने वाला है 13 करोड़, शुड आई बी इन्वेस्टिंग? और ऑप्शंस यस, नो, थर्ड कांट टेल राइट नाउ। क्या करें? कांट टेल, क्यों? 5 करोड़ तो प्रॉफिट हो रहा है ना वैसे आपको, 8 करोड़ इन्वेस्ट किया 13 करोड़ मिल रहा है, तो 5 करोड़ प्रॉफिट हो रहा है, तो क्यों अभी आप बता नहीं सकते? नहीं, ये एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ लेस करके ही है, मतलब ये एक्चुअली नेट रिजल्ट है कैश में। 13 करोड़ मेरा सेल्स रेवेन्यू नहीं है, पूरा नेट प्रॉफिट है कैश में, मतलब इसमें से अब कुछ कोई एक्सपेंडिचर पे नहीं करना है, तो 5 करोड़ तो फिर भी मिल रहा है ना आपको, तो इन्वेस्ट करेंगे नहीं करेंगे? एग्जैक्टली, वी कैन से कि 8 करोड़ जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आज कर रहे हैं, एंड 13 करोड़ जो मिल रहा है वो फ्यूचर में मिल रहा है, तो आई कैन नॉट कंपेयर दिस 8 करोड़ विथ 13 करोड़। मुझे क्या करना होगा? ये जो फ्यूचर में मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी, ओके। सपोजिंग ये 13 करोड़ जो फ्यूचर में मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 9 करोड़, तो इन्वेस्ट करें। नाउ कैन आई कंपेयर? ऑलवेज रिमेंबर कैश फ्लोज कैन बी कंपेयर्ड इफ दे आर अराइजिंग एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम। एक कैश फ्लो आज की एंड दूसरी कैश फ्लो फ्यूचर की मैं कंपेयर नहीं कर सकता, ओके। तो नाउ अगर मैं 8 करोड़ आज इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे जो फ्यूचर में मिलने वाला है उसकी आज की इक्विवेलेंट वैल्यू है 9 करोड़, तो क्या मैं इन्वेस्ट करूं? यस, अब मैं इन्वेस्ट करूंगा। एंड सपोज जो फ्यूचर में मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू है 7 करोड़, तो आई वोंट बी इन्वेस्टिंग। तो ये तो डिसीजन मेकिंग हमें देना है, ओके। कैपिटल बजटिंग में दिस इज द ओनली एक्सरसाइज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ओके। द ओनली थिंग इज दैट कि ये कैश फ्लो भी आपको नहीं दिया जाएगा, ये कैलकुलेट करना रहेगा, ओके। तो यहाँ पे बहुत सारे आगे जाके पैरामीटर्स या फ्लेवर्स ऐड होंगे, टैक्स रेट आएगा आपका, इनकम टैक्स का जो कैपिटल गेन्स टैक्स है, ब्लॉक ऑफ एसेट वगैरह वो भी आएगा, ओके। एन नंबर ऑफ थिंग्स विल बी एडेड इन दिस, बट ये सिंपल सा एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं कि आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनकम फ्यूचर में होगा, तो हमें डिसीजन लेना है कि उस पर्टिकुलर बिजनेस में या कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, ओके। हैव यू अंडरस्टूड सो फार? नाउ बिफोर गोइंग इनटू हाउ टू टेक डिसीजंस, अब ये डिसीजन मेकिंग के लिए देयर आर सेवरल टेक्निक्स, ओके। यहां पे जैसे कि आपने कहा कि अगर 9 करोड़ होता तो हम इन्वेस्ट करते, तो ये डिसीजन जो देना है कि इन्वेस्ट करना ही नहीं करना है, उसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स है जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो बिफोर गोइंग इनटू टेक्निक्स, सम बेसिक पार्ट रिलेटिंग टू दिस पैरामीटर्स वी हैव टू कंसीडर, ओके। तो आपके मॉड्यूल में चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट इज कैश फ्लो, जो अभी यहां पे मैंने सब कुछ दिया है आपको कि 8 करोड़ मेरा इन्वेस्टमेंट है, हर साल का ये कैश फ्लो, ये सब कुछ आपको नहीं दिया जाएगा, तो ये कैलकुलेट करना होगा आपको, ओके। एंड सेकेंड पार्ट इज डिसीजन मेकिंग, एंड फॉर दैट वेरियस टेक्निक्स, तो बहुत सारे टेक्निक्स है डिसीजन मेकिंग के लिए। जो आपने IRR स्टडी किया था ना अकाउंट्स में, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक।
आपने फाउंडेशन में एनपीवी स्टडी किया था, इफ यू रिमेंबर, नेट प्रेजेंट वैल्यू याद है कुछ फाउंडेशन में, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपके टाइम का नाम था। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एक कंसेप्ट था कैपिटल एक्सपेंडिचर या एनपीवी, तो दैट विल बी आल्सो वन टेक्निक। तो एन नंबर ऑफ टेक्निक्स वी आर गोइंग टू स्टडी जो हमें हेल्प करेंगे डिसीजन मेकिंग में, तो वो बाद में देखेंगे, पहले तो फोकस करते हैं कैश फ्लोज पे। ओके, तो वी कैन से कि आपके कैलकुलेशन के लिए सम फाइनेंशियल पैरामीटर्स हमें कंसिडर करना है या फाइनेंशियल फैक्टर्स हमें कंसिडर करना है। तो कौन से फाइनेंशियल फैक्टर्स हमें कंसिडर करना है, यहां पे देखिए अपने एग्जांपल में डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे पहले हमने फोकस किया था कि आज का इन्वेस्टमेंट कितना होगा, राइट। सो वन फाइनेंशियल पैरामीटर वी कैन से इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, जो भी इनिशियल प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्ट करना है। सपोज आपको दिया हुआ है कि प्लांट एंड मशीनरी हमें परचेज करनी है से 50 लाख की, ओके, एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो है 5 लाख। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 55 लाख ले या 50 लाख ले, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सपोज 5 लाख है, वो प्लांट एंड मशीनरी सपोज हमने जापान से मंगवाई है, तो यहां पे मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 60 लाख होगा ना कि 50 लाख, क्योंकि ये कॉस्ट जो है वो भी मुझे प्लांट की कॉस्ट में इंक्लूड करना होगा। आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी यही कहता है, राइट। इवन टैक्स में भी हमने देखा है कि टिल द पॉइंट एसेट इज रेडी टू यूज, जो भी आप कॉस्ट इंकर करोगे वो एक्चुअल कॉस्ट में ऐड करना है। फाइनेंस में भी सेम ही है, दिस विल बी माई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सिंपल वर्ड्स में एसेट रेडी टू यूज होने तक जो भी हम कॉस्ट इंकर कर रहे हैं वो क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। तो इससे रिलेटेड डिफरेंट सिनेरियोज अराइज होते हैं। तो एक सिनेरियो होता है रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, मतलब एग्जिस्टिंग एसेट है रिप्लेस कर रहे हैं, आगे जाके डिटेल में समझेंगे। एक सिनेरियो क्या, ऑल टुगेदर हम परचेसिंग न्यू एसेट। तो हर एक सिनेरियो में इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिफरेंट होगा, तो एक एक एस्पेक्ट जब समझेंगे तो इससे रिलेटेड समझेंगे। फिलहाल तो हम जस्ट ब्रॉडली ब्रीफली समझने की कोशिश करें। सेकेंड इज प्रोजेक्ट लाइफ। अब ये तो टेक्निकल फिनोमेना है, ये डिपेंड करता है बिजनेस ओनर एंड मैनेजमेंट के ऊपर कि लाइफ कितनी होगी। तो दिस विल बी गिवन टू यू, हमें कभी एस्टिमेट नहीं करना होता, राइट। सेकेंड इज ये जो प्रेजेंट वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है उसके लिए रेट कंसिडर करना होगा, राइट। इसको हम नाम देंगे डिस्काउंटिंग रेट। जिस रेट से हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं उसको हम नाम देंगे डिस्काउंटिंग रेट। तो यहां पे हमें डिस्काउंटिंग रेट चाहिए टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। अब डिस्काउंटिंग रेट क्या ले, अपने एग्जाम्पल में यहां पे हमने 10% मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्ट करा था प्रोजेक्ट से, वो क्या था एक्चुअल में, ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल था। सिंपल सा पार्ट है कि मुझे किसी भी इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना है, जितना मेरे फाइनेंसेस को देना है। अगर मुझे फाइनेंसेस को 15% देना है तो मुझे प्रोजेक्ट से मिनिमम 15% मिलना चाहिए, 15 या उससे ज्यादा मिलना चाहिए, बराबर है कि नहीं। तो हियर जो डिस्काउंट रेट हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू विल बी योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हम प्रोजेक्ट इवैल्यूएट करने के लिए आज इन्वेस्ट करने फ्यूचर में जो इनकम हो रहा है वो हम कंसिडर करेंगे कैश फ्लो, नॉट अकाउंटिंग प्रॉफिट, ओके। तो हमें कैश फ्लो कंसिडर करना है क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम कैश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनकम भी हमें कैश में कंसिडर करना है। नाउ अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड कैश प्रॉफिट माइट बी डिफरेंट, बराबर है। अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉन कैश एलिमेंट ऑल्सो। सपोज P&L में हमने डेबिट किया हुआ है इंटरेस्ट अक्रूड पेबल, ओके, एंड हमने पे नहीं किया, तो अकाउंटिंग सपोज नेट प्रॉफिट है से 50 लाख एंड इंटरेस्ट इज 10 लाख। तो यहां पे कैश प्रॉफिट कितना होगा, 60 लाख, क्योंकि 10 लाख हमने जो डेबिट किया है P&L में वो एक्चुअल में हमने पे नहीं किया है, इट इज जस्ट अ पेएबल, राइट। तो हियर इवैल्यूएशन अपना अकाउंटिंग प्रॉफिट पे होना चाहिए या कैश प्रॉफिट पे होना चाहिए, वो कैश प्रॉफिट पे होना चाहिए क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, राइट। तो हमें कैश फ्लोज कंसिडर करना है, दैट टू आफ्टर टैक्स। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, CAPT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अब ये कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है सबसे, ओके। एग्जाम में जो मेन पार्ट रहेगा कैलकुलेशन का, दैट विल बी दिस पार्ट, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना। एक एक सिंपल से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें कंसिडर करना है कैश फ्लोज में, वो कंसिडर करते हैं। फर्स्ट थिंग से आपको दिया हुआ है सेल्स से 3 करोड़, देन परचेसेस से 1 करोड़,
अदर एक्सपेंसेस 50 lakhs एंड डेप्रीसिएशन जो है वो 50 lakhs है. ओके, तो आप P&L बनाएंगे. यहां पे बाय सेल्स 3 crores, परचेसेस 1 crore, एक्सपेंसेस 50 lakhs, डेप्रीसिएशन जो है वो है 50 lakhs, एंड देन नेट प्रॉफिट यू हैव कैलकुलेटेड बिफोर टैक्स. टाइमिंग टैक्स में इग्नोर कर लो. नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 1 crore. जब हम प्रोजेक्ट इवैल्यूएट करेंगे तो मुझे ये 1 crore लेना चाहिए या मुझे कैश फ्लो कैलकुलेट करना चाहिए? एंड विल द कैश फ्लो बी डिफरेंट और इट विल बी सेम? बताइए. इट विल बी डिफरेंट. व्हाई? हमने अब ये मान के चल रहा हो कि ये एंड ये मेरे सारे कैश एलिमेंट्स है. ओके, डेप्रीसिएशन इज इट कैश एक्सपेंडिचर और नॉन कैश एलिमेंट? इट इज नॉन कैश. ये तो सिर्फ आप अकाउंटिंग एंट्री करते हो. P&L में जो आपने डेबिट किया डेप्रीसिएशन, उसके लिए मैंने एक्चुअल में कोई कैश एक्सपेंडिचर नहीं करा है, राइट? तो यहां पे मुझे क्या करना है, जब मैं कैश फ्लो कैलकुलेट करूंगा, आई विल बी टेकिंग अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट प्लस कैन आई से डेप्रीसिएशन ऐड करना होगा मुझे, क्योंकि ऑलरेडी डेबिट किया हुआ है, ऑलरेडी प्रॉफिट से लेस किया हुआ है. तो अगर मुझे कैश प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो ऐड करना होगा, राइट? सिमिलरली सपोज क्रेडिट में कोई इनकम हमने जस्ट अक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग किया हुआ है, से इंटरेस्ट अक्रूड, डिविडेंड अक्रूड, मिलना है अभी तक मिला नहीं है, राइट? से यहाँ पे 10 lakhs है, जिसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है 1.10 crores. तो अब जब मैं कैश प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूं तो अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रीसिएशन माइनस कैन आई से ये नॉन कैश एलिमेंट जो क्रेडिट हो चुका है, राइट? तो बेस्ड ऑन दिस आई कैन राइट कि कैश प्रॉफिट क्या होगा मेरा, अकाउंटिंग प्रॉफिट प्लस कोई भी नॉन कैश एलिमेंट हो, नॉन कैश एलिमेंट विच इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट, राइट, माइनस नॉन कैश एलिमेंट विच इज क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट. हैव यू अंडरस्टूड दिस? अपने एग्जांपल में ये 10 lakhs क्रेडिट किया है, लेकिन एक्चुअल में कैश में नहीं मिला है. इट इज मियरली एन बुक एंट्री, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है. तो अगर मुझे कैश प्रॉफिट चाहिए तो मुझे कम करना होगा. Is it right? Okay. So this will be a simple equation to calculate cash profits. लेकिन और भी बहुत सारे पॉइंट्स है जो हमें कंसिडर करना है. फर्स्ट पॉइंट इन दिस इज डेप्रीसिएशन. अब डेप्रीसिएशन कैश एलिमेंट तो नहीं है, नॉन कैश एलिमेंट है, तो इज इट रिलेवेंट फॉर आवर कैलकुलेशन? हाँ, अगर P&L में डेबिट किया तो इट इज रिलेवेंट क्योंकि मुझे ऐड करना होगा, राइट? लेकिन अगर मैं डेप्रीसिएशन ऑल टुगेदर इग्नोर करूं तो भी मैं कैश प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता हूं. ये मेरा कैश इनकम, उसमें से मैं कैश एक्सपेंडिचर लेस करूंगा, आई विल बी गेटिंग डेप्रीसिएशन, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्रीसिएशन जो है बीइंग अ नॉन कैश एलिमेंट इट इज नॉट रिलेवेंट फॉर मी. लेकिन जब टैक्स रेट दिया जाता है क्वेश्चन में, अगर टैक्स रेट दिया जा रहा है तो डेप्रीसिएशन बिकम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि भले वो नॉन कैश है लेकिन इज डेप्रीसिएशन अलाउड एज एन टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर? यस, इट इज अलाउड. तो कैन आई से कि डेप्रीसिएशन की वजह से मेरा टैक्स सेविंग हो रहा है, टैक्स सेविंग हो रहा है, एंड जो टैक्स सेविंग है दैट आई विल बी कंसीडरिंग एज कैश इनफ्लो. ओके, हाउ विल सी विथ एग्जांपल. सपोज एक प्रोजेक्ट आप इवैल्यूएट कर रहे हो एंड डेप्रीसिएशन की वजह से टैक्स सेविंग कैसे होता है समझिए. से विल अज्यूम सिमिलर एग्जांपल. सेल्स जो है ये से 10 crores, देन एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस सपोज 5 crore जो क्या कैश में, डेप्रीसिएशन 1 crore एंड टैक्स रेट आई विल अज्यूम टाइमिंग 50%. ओके, तो जब मैं प्रोजेक्ट इवैल्यूएट कर रहा हूं तो मुझे कैश प्रॉफिट लेना होगा, बराबर? सपोज डेप्रीसिएशन क्योंकि नॉन कैश एलिमेंट है, अगर मैं ऑल टुगेदर इग्नोर करूं तो क्या होगा, देखिए, सेल्स 10 crores माइनस एक्सपेंसेस 5 crores, तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा, 5 crores. अब इस पे टैक्स लेस होगा तो टैक्स विल बी से एट द रेट 50%, 2.5 crores. तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स will be 2.5 crores and can I say this is nothing but my cash flow after tax only, क्योंकि टाइम बैंक में डेप्रीसिएशन इग्नोर कर रहा हूं. इज इट राइट? नाउ जैसे कि हमने कहा कि डेप्रीसिएशन तो नॉन कैश एलिमेंट है तो इग्नोर करना है,
लेकिन जब टैक्स रेट दिया हुआ है तो डेप्रिसिएशन इज इंपॉर्टेंट. हाउ डेप्रिसिएशन विल इंपैक्ट विल सी. सेकेंड सिनारियो इफ आई कंसिडर इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन. अगर मैं डेप्रिसिएशन का इफेक्ट इंक्लूड करूं तो क्या होगा समझिए. सेल्स 10 crores माइनस एक्सपेंसेस 5 crore. अब बताइए डेप्रिसिएशन इज इट अलाउड एज एन एक्सपेंडिचर इन इनकम टैक्स? यस. तो यहां पे डेप्रिसिएशन कितना लिया था हमने 1 crore, वो लेस करेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर 6 crores. तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है 4 crores. अब इस पे टैक्स जाएगा एट द रेट 50%, तो 2 crores जाएगा. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा अभी 2 crores. कैन आई से नाउ दिस इज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स? अब ये कैश फ्लो आफ्टर टैक्स नहीं है. क्यों? क्योंकि ये डेप्रिसिएशन मैंने लेस किया हुआ है. डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश एलिमेंट था ना. इज इट राइट? मैंने पहले डेप्रिसिएशन लेस किया नॉन कैश एलिमेंट, तो मुझे क्या करना है अब डेप्रिसिएशन ऐड करना है. क्यों? क्योंकि ये नॉन कैश एलिमेंट था. तो अगर मैं ऐड करूं 1 crore तो मेरा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना होगा 3 crores, राइट? तो देखिए डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश एलिमेंट था तो वैसे तो इग्नोर करना था. अगर मैं आउटराइट इग्नोर करता तो क्या होता, मेरा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स 2.5 crores आता. और अगर मैं डेप्रिसिएशन P&L को मियरली डेबिट करूं तो टैक्स में तो अलाउड है, तो इसलिए यहां पे मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है 4 crores एंड टैक्स आ रहा है 2 crores. तो आफ्टर टैक्स मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है 2 crores. अब डेप्रिसिएशन नॉन कैश एलिमेंट है इसलिए मैं क्या कर रहा हूं ऐड बैक कर रहा हूं. ये पे हमने लिखा था ना कि अकाउंटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एलिमेंट ऐड करना है, तो हमने ऐड करा. तो नाउ कैन यू सी कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आई एम गेटिंग 3 crores. तो यहां के कंपैरिजन में एडिशनल कैश फ्लो कितना आ रहा है 50 lakhs. ये 50 lakhs क्यों आ रहा है? यू कैन सी दिस 50 lakhs इज द एग्जैक्ट डिफरेंस इन योर टैक्स ओनली. सॉरी, पहले टैक्स कितना था 2.5 crores एंड अब टैक्स कितना आ रहा है 2 crores. तो दिस इज कॉल्ड एज टैक्स सेविंग्स एंड इसको हमने टेक्निकली नाम दिया था टैक्स शील्ड. याद है? तो टैक्स शील्ड अराइज क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने डेप्रिसिएशन P&L में डेबिट किया हुआ है. इज इट राइट? तो हियर अगर मुझे डायरेक्टली टैक्स शील्ड कैलकुलेट करना है तो आई कैन सिंपली टेक डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट, दैट इज 1 crore into 50%, that it will be 50 lakhs. ये तो टैक्स सेविंग्स है. आर यू ऑल गेटिंग? देखिए जब आप एग्जाम में ये प्रोजेक्ट इवैल्यूएट करेंगे, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको एग्जांपल से बताया था कि ये आपको कैश फ्लो प्रेडिक्ट करना रहेगा या कैलकुलेट करना रहेगा, ये डायरेक्टली दिया नहीं जाएगा. ओके, तो ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे? आइदर आपको सेल्स या रेवेन्यू दिया जाएगा, ओके, उसमें से हम सारे एक्सपेंडिचर लेस करेंगे, उसमें से हम डेप्रिसिएशन भी लेस करेंगे, तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा. इज इट राइट? अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे जो भी रेट है, तो आफ्टर दैट व्हाट आई विल बी गेटिंग इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. एंड ये प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट किया आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, जो नॉन कैश एलिमेंट है. तो मुझे क्या करना होगा? एड बैक करना होगा डेप्रिसिएशन. तो व्हाट आई विल बी गेटिंग इज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. तो सर आगे जाके ऐड करना ही था तो पहले लेस क्यों किया? क्योंकि टैक्स में वो टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर है, तो ये टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमने टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट किया, इसीलिए पहले लेस किया एंड नॉन कैश एलिमेंट है इसलिए ऐड किया, राइट? और व्हाट आई कैन डू इज आई जस्ट कंसिडर सेल्स, आई कंसिडर एक्सपेंडिचर, आई इग्नोर डेप्रिसिएशन इनिशियली. ओके, तो आई कंसिडर कैश प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन आई कैलकुलेट टैक्स ऑन इट जो भी रेट है, एंड आई कैलकुलेट कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. बट ऑल टुगेदर मैंने डेप्रिसिएशन का इफेक्ट लेस किया, इग्नोर किया हुआ है. तो मैं क्या करूं, इसमें सिर्फ टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन अगर ऐड करूं तो अगेन आई विल बी गेटिंग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ओनली. अपने एग्जांपल में देखिए, ये वाला एग्जांपल, अगर मैं इनिशियली डेप्रिसिएशन इग्नोर करता तो क्या होता है? ये 10 crores 5 crores, तो मेरा पीबीटी कितना आता? 5 crores, टैक्स 2.5 crores, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2.5 crores, बराबर. अब डेप्रिसिएशन पहले मैंने लेस किया ही नहीं, यहां की बात कर रहा हूं मैं. डेप्रिसिएशन लेस नहीं किया तो ऐड नहीं करना है, लेकिन क्या डेप्रिसिएशन का फायदा है? यस, टैक्स शील्ड फायदा है. टैक्स शील्ड मतलब क्या है? मेरा सेविंग्स है, सेविंग्स मतलब मेरा इनकम ही तो है, बराबर. तो 1 crore डेप्रिसिएशन के ऊपर 50% हमने यहां पे दिखा है. टैक्स शील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट. तो 1 crore के ऊपर 50% यानी कि 50 lakhs का मेरा फायदा है.
तो अगर मैं ये ऐड करूं तो कितना आएगा 3 करोड़। सेम ही तो है कैलकुलेशन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इनिशियली इट माइट फील कि एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन लग रहा है, लेकिन आगे जाके यू विल गेट यूज्ड टू दिस कैलकुलेशन। तो यहां पे एक ही मेथड फॉलो करेंगे। चलो ये तो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट विल डू कि जब भी टैक्स रेट दिया हुआ है पहले डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, पीबीटी कैलकुलेट करेंगे, टैक्स कैलकुलेट करेंगे एंड देन पीएटी कैलकुलेट करेंगे एंड इसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे। हैव यू अंडरस्टूड दिस? सपोज टैक्स रेट दिया ही नहीं है तो क्या डेप्रिसिएशन रिलेवेंट है? कैन नॉट स्ट्रेट अवे इग्नोर डेप्रिसिएशन क्योंकि नॉन कैश एलिमेंट है। मैं सारे कैश एलिमेंट्स के बेसिस पे कैश प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता हूं। इज इट राइट? तो डेप्रिसिएशन का इंपॉर्टेंस तभी है जब वो टैक्स रेट दिया हुआ है। ओके, टैक्स शील्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑन डेप्रिसिएशन। तो बीइंग अ नॉन कैश एलिमेंट स्टिल इट इज हैविंग अ कैश इंप्लीकेशंस, दैट इज टैक्स सेविंग्स। हैव यू अंडरस्टूड? तो जैसे कि हमने ये फाइनेंशियल पैरामीटर्स डिस्कस करने थे, तो यहाँ पे जब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना है आपको, अगर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो आपको ध्यान से उसका इंप्लीकेशन समझना है। ओके, उसका टैक्स सेविंग का जो पार्ट है वो कंसिडर करना है। जैसे जैसे एग्जांपल आएगा तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी, फिलहाल मैं जस्ट आपको ब्रीफ आउट कर रहा हूं। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट जो आपको कंसिडर करना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इनिशियली भले कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, फिर भी डोंट वरी, जैसे जैसे एग्जांपल आएगा ये सारे पॉइंट्स रहते होंगे आपके मॉडल में। ये सब कुछ दिया हुआ है तो पहले मैं जस्ट आपको ब्रीफ आउट कर रहा हूं। एटलीस्ट जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो याद तो रहेगा कि इंक्लूड करना है नहीं करना है। लॉजिक उस टाइम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अगेन सीए फाउंडेशन में डिस्कस करा हुआ था। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अच्छा, आई नो कि यू नो, जस्ट पुटिंग इन द वर्ड इज एन इशू, ठीक है? से हमने कोई डिसीजन लिया है, तो जब एक पर्टिकुलर डिसीजन ले रहे हैं तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, राइट? तो जो सैक्रिफाइस कर रहे हो वहां से जो पैसे कमा सकते थे वो क्या है? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बराबर? नाउ क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के लिए कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दिस इज द इशू ऑफ डिस्कशन। ओके, जब आप कैश फ्लो कैलकुलेट करोगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर करना है या नहीं करना है? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर चलते हैं। सपोजिंग मैं पहले प्रैक्टिस कर रहा था। ओके, पहले तो मैं एक्चुअल में भी प्रैक्टिस कर रहा था। ओके, एंड आई वाज इवैल्यूएटिंग न्यू प्रपोजल, न्यू प्रोजेक्ट कि मुझे कोचिंग क्लास स्टार्ट करना है नहीं करना है। ओके, तो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी कंसीडरिंग प्योरली कैश फ्लोज ऑफ दिस कोचिंग क्लास कि अगर मैं कोचिंग क्लास स्टार्ट करूं तो मेरा रेवेन्यू कितना होगा, मेरे खर्चे कितने होंगे, ये रेंट का, सैलरी का, नोट्स का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? सपोज मैंने इनकम में से सारे एक्सपेंडिचर एंड टैक्स इंपैक्ट लेस करके कैलकुलेट किया है कि मेरा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स होगा पॉजिटिव से थ्रू आउट द ईयर 10 लाख। ओके, एंड इन्वेस्टमेंट मेरी से 10 लाख से कम है, तो आई शुड बी टेकिंग डिसीजन कि मुझे कोचिंग क्लास स्टार्ट करना हो, राइट? ये प्योरली उसके कैश फ्लोज है। लेकिन अगर मैं ये नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करूं तो मेरा टाइम डिवोट होगा कोचिंग क्लास में, राइट? तो पहले जितना मैं प्रैक्टिस के ऊपर फोकस कर रहा था, क्लाइंट को अटेंड कर रहा था, अब पॉसिबल नहीं होगा, उनके फोन नहीं उठाऊंगा, राइट? तो क्या उसका इंपैक्ट मेरे प्रैक्टिस के इनकम पे होगा? डेफिनेटली होगा। सपोज मेरा प्रैक्टिस का जो पहले का इनकम था उसमें से अब 3 लाख रुपए कम आ रहा है। ओके, जो पहले इनकम था, नाउ एज कंपेयर टू दैट माय प्रॉफिट हैज रिड्यूस्ड बाय 3 लाख। तो कैन आई से 3 lakhs इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दिस स्टार्टिंग बिजनेस, राइट? क्योंकि अगर मैं ये डिसीजन ले रहा हूं कि मुझे प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो मैं लूज क्या कर रहा हूं? ये 3 lakhs लूज कर रहा हूं। तो दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डिसीजन टू स्टार्ट द कोचिंग क्लास, राइट? तो जब मैं ये प्रोजेक्ट इवैल्यूएट कर रहा हूं, बताइए मुझे, ये 3 lakhs का जो नुकसान हो रहा है, शुड आई बी कंसीडरिंग ओवर हियर? वैसे नुकसान कोचिंग क्लास का नहीं हो रहा, प्रैक्टिस का हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है? कोचिंग क्लास की वजह से हो रहा है। तो बताइए मुझे, जब मैं कोचिंग क्लास का कैश फ्लो कैलकुलेट करूंगा, एक्चुअल में कैश फ्लो मेरा पॉजिटिव 10 लाख है, बट शुड आई बी कंसीडरिंग दिस 3 lakhs लॉस एंड आई विल बी कंसीडरिंग ओनली 7 lakhs एज एन इनकम? कंसीडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि मेरा 3 लाख का लॉस प्रैक्टिस की वजह से नहीं हो रहा, भले प्रैक्टिस में हो रहा है, लेकिन लॉस किसकी वजह से हो रहा है? ये न्यू प्रोजेक्ट की वजह से हो रहा है, राइट? तो न्यू प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड मुझे वो कॉस्ट कंसीडर करनी होगी, बराबर है कि नहीं? और से सिंपल सा एग्जांपल, आई विल मेक इट अ सिंपल।
सपोज कोचिंग क्लास से मुझे नेट फायदा हो रहा है 1 लाख रुपए का। अगर मैं प्योरली कोचिंग क्लास में देखूं तो 1 लाख तो मुझे इनकम हो रहा है, तो मुझे क्या करना है, ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, बराबर। क्योंकि मैं जब अगर प्योरली उसको देखूं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह टाइमिंग भूल जाऊं, तो 1 लाख तो फायदा हो रहा है, राइट। आई शुड बी स्टार्टिंग दैट पार्ट, राइट। लेकिन ये 1 लाख कमाने के लिए सपोज प्रैक्टिस से 2 लाख का नुकसान हो रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 लाख की है, राइट। तो अगर मैं सिर्फ इस पे फोकस करता तो 1 लाख कमा रहा हूं, साथ ही साथ 2 लाख गवा भी रहा हूं, तो मेरा नेट लॉस हो रहा है 1 लाख, राइट। तो अगर मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहां पे कंसीडर नहीं करता एंड आई वुड हैव बीन टेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दिस 1 लाख, देन माय डिसीजन वुड बी गोइंग रॉन्ग, क्योंकि मैं लॉस में अब जा रहा हूं। आर यू गेटिंग? तो अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो एंड उसकी वजह से एग्जिस्टिंग रेवेन्यू से कुछ लूज हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो क्या वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके कैश फ्लो में कंसिडर करना ही नहीं करना है एज आउटफ्लो? इट इज टू बी कंसिडर्ड, ओके। तो बॉटम लाइन, ये सिर्फ लॉजिकली हमने डिस्कस किया। सिंपल वर्ड्स में अगर आपको दिया है कि न्यू प्रोजेक्ट की वजह से कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो वो इंक्लूड करना है आपको फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैश। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? ओके। अब थर्ड पैरामीटर या पॉइंट जो हमें कंसिडर करना है, दैट इज संक कॉस्ट। What do you mean by sunk cost? सुना है आपने कभी ये sunk cost, हिस्टोरिकल कॉस्ट? sunk cost का मीनिंग क्या होता है? जो ऑलरेडी खर्चा किया हुआ है एंड वापस हमें नहीं मिलने वाला, राइट। sunk cost means cost which is already incurred which is not going to get you back, right? से हम एक प्रोजेक्ट इवेल्युएट कर रहे थे, उसका हमने सेल्स माइनस एक्सपेंसेस माइनस से टैक्स वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करके एक नेट प्रॉफिट या कैश प्रॉफिट कैलकुलेट करा हुआ है। अब ये फिगर्स प्रेडिक्ट करने के लिए हमने सर्वे किया था एंड सर्वे के लिए हमने 1 लाख ऑलरेडी खर्च किया हुआ है, ओके। तो कैन आई कॉल इट एज संक कॉस्ट, राइट। अब सवाल ये है कि ये जो संक कॉस्ट है जो मैंने ऑलरेडी खर्चा किया हुआ है, क्या मुझे इस प्रोजेक्ट में एज अ आउटफ्लो लेना चाहिए या इग्नोर करना है? कंसिडर करना चाहिए या इग्नोर करना है? द करेक्ट आंसर इज यू हैव टू इग्नोर। भले ये प्रोजेक्ट रिलेटेड है लेकिन हमने ऑलरेडी खर्चा किया हुआ है, तो अगर मैं डिसीजन लूं या ना लूं तो स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट, क्या मुझे 1 लाख वापस मिलने वाला है? नहीं। मैं प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट करूं भी या ना भी करूं तो ये 1 लाख तो मेरा ऑलरेडी खर्चा है, राइट। तो ये वापस नहीं मिलने वाला। तो in that case, I should be straight away ignoring this cash flow. I should be never considering this cash outflow. क्यों समझते हैं? हमने सर्वे या कोई से टेक्निकल फीस वगैरह ऑलरेडी पे की थी 1 लाख रुपए, ओके। अगर मैं प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करूं तो मेरा कैश प्रॉफिट आने वाला है से 80,000 एंड अगर मैं प्रोजेक्ट एक्सेप्ट ना करूं, नॉट एक्सेप्टेड, तो कैश फ्लो कुछ रहेगा ही नहीं, बराबर। यहां पे अगर आप कह रहे हो कि आपको ये कैश फ्लो एज अ कॉस्ट, ये सम कॉस्ट जो है वो इंक्लूड करना है, तो इन दैट केस व्हाट वुड हैपन, यहां पे अगर मैं ये कॉस्ट कंसिडर करता 1 लाख, तो मेरा कैश प्रॉफिट कितना आता? 20,000 लॉस, राइट। अगर 20,000 लॉस हो रहा है तो मैं प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करता या रिजेक्ट करता? रिजेक्ट करता ना। तो यहां पे संक कॉस्ट की वजह से मैं प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर रहा हूं, राइट। लेकिन अगर मैं रिजेक्ट कर रहा हूं तो यहां पे मेरा लॉस कितना होगा? देन 1 लाख का तो ऑलरेडी खर्चा हो चुका है, वही पूरा लॉस होगा। तो 1 लाख लॉस बेटर है या 20,000 लॉस बेटर है? 20,000 ना, क्योंकि 1 लाख तो इन्हीं में खर्चा हो चुका है। जो 80,000 में कमा सकता था वो भी मैं अब सैक्रिफाइस कर रहा हूं बिकॉज ऑफ दिस 1 लाख। इज इट राइट? तो दोनों जगह ये कॉस्ट तो इनकर होगा ही होगा क्योंकि ऑलरेडी इनकर हो चुका है, राइट। तो ये मुझे क्या करना होगा? इग्नोर करना होगा। So as a principle remember, sunk cost अगर आपको दिया हुआ है, the cost which is already incurred, you should be ignoring that cash flow. Never consider it as cash flow for your project evaluation. Have you understood? Okay. Then next point, fourth point. ये सारे points हम क्यों consider कर रहे हैं? क्योंकि cash flow में ये relevant है इसलिए. Okay. Next point जो है वो है working capital. अब आपको दिया जाएगा कि हमने प्रोजेक्ट के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट करा है 50 लाख, ओके।
अब ये जो 50 लाख इन्वेस्ट किया ये फिक्स्ड एसेट में ही इन्वेस्ट होगा, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी एक्सेट्रा। सिर्फ लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी वगैरह परचेस करने से काम होगा या आगे जाके करंट एसेट्स में भी इन्वेस्ट करना होगा? मैन्युफैक्चरिंग करना है तो रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी भी चाहिए, राइट? तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी वगैरह जो है, कैन आई से इट इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स? तो करंट एसेट्स के लिए भी पैसे चाहिए। सपोज करंट एसेट्स हमें 10 लाख का चाहिए, ठीक है? तो कैन आई से कि ये 10 लाख मेरे फंड ब्लॉक हो रहे या इन्वेस्ट हो रहे करंट एसेट्स में, राइट? तो प्रोजेक्ट जब मैं इवैल्यूएट करूंगा ये 50 लाख में कैश आउटफ्लो कंसीडर करूंगा एंड ये 10 लाख आल्सो आई विल बी कंसीडरिंग एज कैश आउटफ्लो, क्योंकि मेरा एक्चुअल पॉकेट से इन्वेस्ट हो रहा है। तो एक्चुअल इन्वेस्ट कितना हो रहा है? 60 लाख। इज इट राइट? तो वर्किंग कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है मुझे प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में क्या करना है? कंसीडर करना है। बट द थिंग इज दैट सपोज ये लाइफ प्रोजेक्ट की थी 5 साल ना, 5th ईयर के एंड में ये जो मेरे फिक्स एसेट्स है वो स्क्रैप वैल्यू पे रिकवर होंगे, लेकिन ये करंट एसेट्स का पैसा रिकवर होगा या नहीं होगा? करंट एसेट्स में सपोज रॉ मटेरियल या डब्ल्यूआईपी या फिनिश गुड्स था, क्या मैं मार्केट में सेल कर सकता हूं एज इट इज? यस। तो वर्किंग कैपिटल में जितना पैसा इन्वेस्टेड था वो पूरा का पूरा रिकवर होगा। रिकवरी हमें 10 लाख एज कैश इनफ्लो कंसिडर करना है। सिंपल वर्ड्स में वर्किंग कैपिटल में जब इन्वेस्ट कर रहे हो कैश आउटफ्लो कंसिडर करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट हमें वर्किंग कैपिटल रिकवरी कंसिडर करनी है एज कैश इनफ्लो। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, देन एक लास्ट पॉइंट, समटाइम्स यू विल बी गिवन अलोकेटेड कॉर्पोरेट या हेड ऑफिस ओवरहेड्स। अब आपका कॉस्टिंग में ऑलरेडी ओवरहेड्स हो चुका है ना, तो यू ऑलरेडी नो व्हाट डू यू मीन बाय ओवरहेड्स, राइट? व्हाट इज ओवरहेड्स? जो हेड के ऊपर से जाता है वो तो समझ में नहीं आता वो, लेकिन ओवरहेड्स मींस वी कैन से इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर इन योर बिजनेस, सिंपल वर्ड्स में, राइट? नाउ व्हाट वी आर कंसीडरिंग ओवर हियर फ्रॉम फाइनेंस पर्सपेक्टिव, सपोज अपने एक हेड ऑफिस है, ठीक है? एक हेड ऑफिस है जहां पे अपना अकाउंटिंग या मैनेजमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो रहा है। वहां पे ऑफिस में से इलेक्ट्रिसिटी का बिल, रेंट, सैलरी वो तो खर्चा होता होगा। सपोज हेड ऑफिस का ओवरहेड्स है 10 लाख। ये डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, तो ओवरहेड्स है 10 लाख। अब अपने एक यूनिट था या एक फैक्ट्री थी, फैक्ट्री 1, ओके? अब सपोज यहां पे हम 1 लाख यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो नॉर्मल अपने अकाउंट में शायद से अभी तक स्टडी किया है नहीं, पता नहीं, हम क्या करते हैं जब कॉस्टिंग करेंगे पर यूनिट, यहां पे मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो व्हाट आई विल बी डूइंग, ये ओवरहेड कॉस्ट मैं पर यूनिट अलोकेट करूंगा। इज इट राइट? तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख मैं पर यूनिट 10 रुपए ऐड करूंगा सो एज टू डिटरमाइन माय सेलिंग प्राइस। इज इट राइट? नाउ न्यू प्रोजेक्ट और न्यू यूनिट इज अंडर इवैल्यूएशन। हम एक नई फैक्ट्री स्टार्ट करने की डिसीजन ले रहे हैं, से फैक्ट्री 2, ओके? यहां पे भी हम 1 लाख यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे, ओके? अब फैक्ट्री 2 से रिलेटेड जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा वो कंसीडर करेंगे, ये 1 लाख यूनिट्स का सेलिंग प्राइस, कॉस्ट वगैरह सब कुछ कंसीडर करके नेट प्रॉफिट कंसीडर करेंगे, बराबर? बताइए मुझे, ये ओवरहेड्स जो 10 लाख हम इनकर कर रहे थे, क्या मुझे यहां पे ये कंसीडर करना होगा या नहीं करना होगा फॉर इवैल्यूएशन? ये जो मैं प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं उससे रिलेटेड मुझे अगेन डिसीजन लेना है कि न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना ही नहीं करना है, बराबर? सपोज ये न्यू फैक्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट है 50 करोड़ या 50 लाख से, एंड एवरी ईयर मेरा कैश प्रॉफिट आ रहा है कुछ तो से 20 लाख सपोज, ओके? 3 साल का से प्रोजेक्ट है। तो बताइए मुझे, ये 50 लाख इन्वेस्टमेंट, ये 20 लाख इनकम, ये 10 लाख मुझे यहां पे कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आउटफ्लो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं ये न्यू यूनिट स्टार्ट करूं या ना करूं, क्या ये मेरा हेड ऑफिस कॉस्ट चेंज होने वाला है? एज इट इज रहेगा, एज इट इज। फिलहाल तो एज इट इज रखा है हमने, राइट? एक्चुअल में जब कॉस्टिंग में आप क्या करोगे, 10 लाख पहले 1 लाख यूनिट्स के लिए एलोकेट कर रहे थे, अब न्यू फैक्ट्री स्टार्ट करने के बाद टोटल यूनिट्स कितने होंगे कंपनी के? 2 लाख। तो पर यूनिट एलोकेट करेंगे आप 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, पर यूनिट ₹5। डज इट मीन कि आपका एक्चुअल ओवरहेड्स में सेविंग हो रहा है? पहले 10 रुपए पर यूनिट था, अब 5 रुपए पर यूनिट है। क्या एक्चुअल में आपका पर यूनिट सेविंग हो रहा है या टोटल कॉस्ट एज इट इज है, सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स ऐड करने से पर यूनिट अलोकेशन चेंज हो रहा है? सिर्फ अलोकेशन चेंज हो रहा है ना, एक्चुअल कॉस्ट तो चेंज नहीं हो रही। तो न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से
पहले आपका 10 लाख जो कॉस्ट था अभी भी 10 लाख रह रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट उतनी ही है। तो कहना इसे कि ये 10 लाख मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करूं या ना करूं, इन्हें मुझे खर्चा करना ही है, तो मेरे प्रोजेक्ट के लिए क्या होगा, इररिलेवेंट होगा, बराबर। तो आई शुड नॉट बी कंसिडरिंग दिस 10 लाख, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करूं या ना करूं, हेड ऑफिस कॉस्ट तो उतना ही रहने वाला है। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि ये न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की वजह से हमें हेड ऑफिस में और से एम्प्लॉइज अपॉइंट करने की जरूरत पड़ रही है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एंड अब हेड ऑफिस कॉस्ट हो रहा है 12 लाख, तो कहने से न्यू ऑफिस की न्यू प्रोजेक्ट की वजह से मेरा 2 लाख एडिशनल कॉस्ट इनकर हो रहा है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 लाख कंसिडर करूंगा, 10 लाख तो इनवे इनकर होने वाला है। तो पॉइंट विच आई वांट टू हाईलाइट इज, जब भी आपको दिया हुआ है हेड ऑफिस या कॉर्पोरेट ओवरहेड्स, तो अगर वो चेंज नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ योर न्यू प्रोजेक्ट, तो क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, और अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो जितना अमाउंट इंक्रीज हो रहा है उतना हम कंसिडर करेंगे। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? दीज आर सम ऑफ द बेसिक पॉइंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कैश फ्लोज। और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे ब्लॉक ऑफ एसेट हमें डिस्कस करना है वापस से। इनकम टैक्स में जो आपने स्टडी किया था ना सेक्शन 50, उसमें ब्लॉक ऑफ एसेट, जब हम एसेट बेचेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है, वो भी डिस्कस करना है। लेकिन एवरीथिंग एकदम से डिस्कस नहीं करेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, जो बेसिक पार्ट है वो समझेंगे। ओके, तो हियर ये जो सारे पॉइंट्स हमने जो डिस्कस करे, शुड वी समराइज एंड देन विल स्टार्ट विद द टेक्निक्स। ओके, चलो एक काम कीजिए, हेडिंग लिखिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। हेडिंग लिखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डैश करके लिखिए कैपिटल बजटिंग। फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग। Capital budgeting is a planning exercise wherein we are taking decision whether capital expenditure should be incurred or not to be incurred. That is, whether new proposal or project should be accepted or rejected. Capital budgeting is a planning exercise wherein we are taking decision whether capital expenditure should be incurred or not to be incurred. That is, whether new proposal or project should be accepted or rejected. Then second point, इसको आपको आपके मॉड्यूल में नाम दिया है सेक्शन ए, मतलब दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है डिस्कशन। पहले कैश फ्लो फाइंड करना एंड देन टेक्निक्स। ओके, तो यहाँ पे सेक्शन ए लिखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ कैश फ्लोज। उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फॉर इवैल्यूएशन of project, cash profit after tax should be
considered and not accounting profit. Cash profit should be considered and not accounting profit. Cash profit or cash flow आफ्टर टैक्स, जिसको कॉमनली हम CF80 कहते हैं, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. दिस विल बी कैलकुलेटेड एज अकाउंटिंग प्रॉफिट प्लस non-cash element debited to P&L account minus non-cash element credited to P&L account. Then second point, important points to be considered while determining cash flow after tax. Important points to be considered while determining cash flow after tax. First, depreciation. डैश करके लिखिए. Even though depreciation is non-cash element, but still it is tax deductible expenditure. Hence, there will arise tax savings ब्रैकेट में टैक्स शील्ड. ग्रेजुअली टेक्निकल वर्ड हमें याद रखना है टैक्स शील्ड, लेकिन फिलहाल शुरुआत में हम टैक्स शील्ड वर्ड यूज नहीं कर रहे, टैक्स सेविंग यूज कर रहे. देयर विल अराइज टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन which is cash inflow. Below this you can just write calculation of cash flow after tax when depreciation and tax rate is given. Calculation of cash flow after tax when depreciation and tax rate is given. We can just show working below sales or revenue. उसमें से सारे एक्सपेंडिचर लेस होंगे एंड डेप्रीसिएशन भी हम लेस करेंगे. व्हाट विल बी गेटिंग इज पीपीटी. लेस टैक्स एट द रेट, जो भी रेट दिया रहेगा. I'll be getting PAT, and this PAT I have to add back depreciation being non-cash, and then I'll be getting cash flow after tax. So
हैव यू अंडरस्टूड सो फार? सो दिस इज अ रफ फॉर्मेट. एक्चुअल में क्या होगा, जब मल्टीपल ईयर्स होंगे तो ये हमें कॉलम्स बनाने होंगे कि सेल्स का एक कॉलम, एक्सपेंडिचर का एक कॉलम, डेप्रिसिएशन का एक कॉलम, पीबीटी का एक कॉलम. क्योंकि सपोज 10 साल का दिया हुआ है तो 10 साल के लिए ऐसे 10 वर्किंग नोट तो नहीं बना सकते, तो हमें ईयर मतलब इस तरह से ड्रॉ करना होगा. ईयर कॉलम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन लिखेंगे. एंड जो हमने लिखा है वो एक एक कॉलम बनेंगे. सेल्स, उसमें से एक्सपेंसेस लेस करेंगे, यू विल बी गेटिंग, और बिफोर डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, आपको पीबीटी हर साल का मिलेगा. उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, यू विल बी गेटिंग पीएटी, एड बैक डेप्रिसिएशन, आई विल बी गेटिंग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. हर साल का मुझे यहाँ पे मिलेगा. ओके, तो ये जस्ट फॉर्मेट आपको याद रखना है. प्रेजेंट करते टाइम कैसे प्रेजेंट करना है वो बाद में देखेंगे. नाउ second point, write down opportunity cost. If there is opportunity cost given for new project or proposal, then it should be considered as cash outflow for that project. तो बॉटम लाइन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या करना है, हमें कंसिडर करना है, एंड वो कैश आउटफ्लो ही होगा हमेशा. थर्ड पॉइंट, sunk cost. Sunk cost is cost which is already incurred. Sunk cost is cost which is already incurred and not be recovered again. Next line. Such sunk cost should be ignored. That is, it is irrelevant for decision making and should not be considered in project evaluation. Such sunk costs should be ignored. That is, it is irrelevant for decision making. क्योंकि आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, वो कॉस्ट तो ऑलरेडी इनकर हो चुके, वो वापस नहीं मिलने वाले. सो इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड इन प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन. डन. फोर्थ, वर्किंग कैपिटल. It is investment in net current assets. It is investment in net current assets. Whenever amount is invested in working capital, it should be considered as cash outflow.
it should be considered as cash outflow. And at the end of project, there will be recovery of working capital, डैश करके लिखे कैश इनफ्लो। जो आपका पैसा वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टेड है वो रिकवर होगा, दैट इज इट विल बी इनफ्लो। डन। एंड फिफ्थ लास्ट पॉइंट, allocated corporate or head office overheads. यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं पॉइंट, इफ हेड ऑफिस ओवरहेड्स आर not changing, if head office overheads are not changing even after new project, then such head office overheads should be ignored. ब्रैकेट में लिख सकते हो, एज हेड ऑफिस ओवरहेड्स विल बी इनकर्ड irrespective of whether project is accepted or rejected. Then next line, if head office overheads are increasing due to new project, if head office overheads are increasing due to new project, then such increased amount, increased or incremental amount लिख सकते हो, incremental amount should be considered as cash outflow for new project. ये बेसिक 4-5 चीजें जो है वो आपको याद रखनी है व्हाइल डिटरमिनिंग द कैश फ्लोज। ओके, अब मल्टीपल टाइम से हम डिस्कस करें कि न्यू प्रोजेक्ट, अब प्रोजेक्ट किस मैनर का हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव यू ऑल कंप्लीटेड टिल हियर? नाउ डोंट राइट, और एक काम करो, पहले एक चार्ट ड्रॉ करते हैं, देन विल डिस्कस। ओके, तो लीव वन लाइन ब्लैंक। ये जो फर्स्ट पार्ट था अपना कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, उसका कंप्लीट हो चुका है। तो हियर यू कैन राइट एट सेंटर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और से प्रोजेक्ट, क्या क्या नेचर के प्रोजेक्ट हो सकते हैं। इसमें 2 पार्ट करेंगे। बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टिंग कंपनी, and right hand side based on situation. अब जो मल्टीपल टाइम्स हम कह रहे हैं कि न्यू प्रोजेक्ट्स होंगे, न्यू प्रोजेक्ट्स, तो प्रोजेक्ट कौन से टाइप के हो सकते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं।
तो बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस इट कैन बी रिप्लेसमेंट और modernization decision. Second, expansion. And third, diversification. रिप्लेसमेंट और मॉडर्नाइजेशन डिसीजन में लिख सकते हो टू इंक्रीज इफिशिएंसी और टू रिड्यूस कॉस्ट. एक्सपांशन में to purchase new plant and machine to increase capacity in same product line. And यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट लाइन. रिटर्न विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट कि बेसिकली इवैल्यूएट क्या कर रहा है. इट इज जस्ट अ थ्योरेटिकल फिनोमेना. फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्टली कैपिटल बजटिंग पे जो क्वेश्चन आएंगे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके तो पहले फोकस करना है हमें प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से, लास्ट में जस्ट गो थ्रू थ्योरी जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस. ओके तो एक गारंटी है कि 99% इस टॉपिक में से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ही आएंगे. एंड दैट टू जो मल्टीपल टेक्निक्स हम डिस्कस करने वाले उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक मेथड है एनपीवी करके, उस पे ही क्वेश्चन आएगा मोस्टली. ओके क्योंकि ये जस्ट बेसिक पार्ट है, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं. रिटन सो फार नाउ बेस्ड ऑन सिचुएशन. अब ऑब्वियसली शायद से जगह नहीं होगी यहाँ पे, यू कैन जस्ट ड्रैग डाउन. इसमें हार्डली एक लाइन ही रिक्वायर्ड है और अगर एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा और लाइन रिक्वायर्ड. तो नीचे लिख सकते हैं 3 पार्ट. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट. सेकंड, एक्सेप्ट रिजेक्ट क्राइटेरिया, दैट इज independent project. And then dependent project. कंप्लीटेड. एक एक करके जस्ट मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि हमने लिखा क्या है. डन. अब देखिए ये सारे जो पॉइंट्स इसके ऊपर एग्जांपल आगे जाके हमें सॉल्व करना है. फर्स्ट रिप्लेसमेंट. अब रिप्लेसमेंट मतलब क्या, यहां पे हम नया कोई प्रोजेक्ट कंसिडर नहीं कर रहे. ऑलरेडी अपने पास एक प्लांट एंड मशीनरी है. सपोज मार्केट में न्यू प्लांट एंड मशीनरी इज अवेलेबल, माइट बी वो टेक्नोलॉजिकली एनहांस्ड या एडिशनल बेटर प्लांट एंड मशीनरी है. तो हम क्या सोच रहे हैं कि एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी को हम रिप्लेस करते हैं विथ न्यू प्लांट एंड मशीनरी. ओके तो ये एक इवैल्यूएशन है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं ये लैपटॉप यूज कर रहा हूं मेरे बिजनेस के लिए. सपोज अब न्यू कोई लैपटॉप है जो एकदम छोटा है, जो मुझे लिखने के लिए बेटर है. तो व्हाट आई विल बी कंसीडरिंग इज, अभी ये लैपटॉप मैं यूज कर सकता हूं यहां से आगे भी, बट आई एम इवैल्यूएटिंग कि मार्केट में अब जब नया लैपटॉप आया है वो मैं रिप्लेस करूंगा फॉर दिस. तो ये एक इवैल्यूएशन होगा. ओके शुड आई बी रिप्लेसिंग और आई शुड नॉट बी रिप्लेसिंग.
तो पर्पस क्या होगा? ऑब्वियसली टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, और हो सकता है कि न्यू मशीन जो अवेलेबल है उसकी कॉस्ट लोअर होगी। इज इट राइट? तो दिस विल बी वन इवैल्यूएशन। अब ये रिप्लेसमेंट एक ऑल टुगेदर सेपरेट कंसेप्ट के मैनर में हम डिस्कस करेंगे आगे जाके फॉर इवैल्यूएशन कि क्या क्या कैश फ्लो कैसे इंपैक्ट होगी। ओके, मॉडर्नाइजेशन मीन जैसे कि हमने कहा कि एक न्यू लैपटॉप या न्यू कोई मशीन अवेलेबल है जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो वी कैन परचेज दैट एंड ओल्ड एसेट हम डिस्पोज ऑफ करेंगे, सेल करेंगे। ये एक पार्ट हुआ इवैल्यूएशन का। सेकेंड, एक्सपांशन। एक्सपांशन में हम रिप्लेस नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? और प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहे हैं। सपोज मेरी फैक्ट्री है, 2 प्लांट एंड मशीनरी है, ओके, एंड 2 प्लांट एंड मशीनरी आर एबल टू जनरेट 10 lakh units of one particular product, say product X. Now I'm considering to purchase 2 more plant and machinery जिससे और 10 lakhs यूनिट में मैन्युफैक्चर करूंगा सेम प्रोडक्ट। ओके, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? पहले मेरी कैपेसिटी कितनी थी? 10 lakhs की, अब मेरी कैपेसिटी होगी 20 lakhs की। ओके, तो हियर आई एम इंक्रीजिंग द कैपेसिटी इन सेम प्रोडक्ट लाइन। तो शुड वी परचेस न्यू प्लांट एंड मशीनरी टू इंक्रीज द कैपेसिटी? दैट विल बी द इवैल्यूएशन अंडर एक्सपांशन। तो इसीलिए हमने लिखा है कि हम न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेस करेंगे टू इंक्रीज द कैपेसिटी। प्रोडक्ट लाइन शुड बी सेम। डाइवर्सिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं? यहां पे न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेस कर रहे हैं, बट ऑल टुगेदर हम न्यू बिजनेस या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे डाइवर्सिफिकेशन। सपोज मेरा बिजनेस है लैपटॉप मैन्युफैक्चर करने का, ठीक है, एंड आज मैं इवैल्यूएट कर रहा हूं कि मुझे मोबाइल मैन्युफैक्चर करना है नहीं करना है, तो लैपटॉप इज वन डिफरेंट प्रोडक्ट, मोबाइल इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट, राइट? सो दैट विल बी कमिंग अंडर डाइवर्सिफिकेशन। ओके, देन बेस्ड ऑन द सिचुएशन, मतलब यहां पे जस्ट कैटेगराइज किया हुआ है प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द सिनारियो। इसमें फर्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। व्हाट डू मीन बाय म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट? से मैंने ये तो डिसाइड किया है कि मुझे एक प्लांट एंड मशीनरी परचेस करना है बिजनेस के लिए। ओके, देयर आर 2 प्लांट एंड मशीनरी अवेलेबल इन द मार्केट, मशीनरी ए, मशीनरी बी। ओके, हो सकता है मशीन बी जो है वो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है एंड मशीन ए जो है वो सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। यहां पे मुझे लेबर अपॉइंट करना होगा। ओके, अब मुझे डिसीजन लेना है कि मुझे फुल्ली ऑटोमेटिक चाहिए या सेमी ऑटोमेटिक चाहिए। दोनों के कुछ ना कुछ तो फायदे होंगे, कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा। फायदा क्या होगा? यहां पे मुझे लेबर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, तो लेबर को जो मैं सैलरी पे कर रहा था वो सेव होगा। हो सकता है कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी हायर हो, ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये बेनिफिट है। नुकसान क्या होगा? ऑब्वियसली ये फुल्ली ऑटोमेटिक है तो उसकी इनिशियल कॉस्ट हायर होगी, राइट? सेमी ऑटोमेटिक में बेनिफिट क्या है? कॉस्ट लोअर होगी, लेकिन नुकसान क्या है? मुझे लेबर अपॉइंट करना होगा, उनको सैलरी पे करना है, राइट? सिमिलरली प्रोडक्टिविटी भी लोअर हो सकती है। अब दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान होंगे, प्रोज एंड कॉन्स होंगे, राइट? अब उनके बेसिस पे मुझे डिसाइड करना है कि कौन सी प्लांट एंड मशीनरी परचेस करनी है। बताइए मुझे, अगर मैं प्लांट ए या मशीनरी ए परचेस करूं, विल आई बी परचेसिंग बी ऑल्सो? दोनों में से मुझे एक ही परचेस करना है। अगर मैं ए परचेस करूं, ऑटोमेटिकली आई एम रिजेक्टिंग बी, ओके? और अगर मैं बी सिलेक्ट करूं, ऑटोमेटिकली आई एम रिजेक्टिंग ए। सच प्रोजेक्ट्स आर कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। एक प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो, इट इज एक्सक्लूडिंग अदर प्रोजेक्ट्स, ओके? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लैपटॉप लेना है, ओके, क्लास के लिए, से डेल का लैपटॉप है, एचपी का है और कोई एक तीसरा ब्रांड का लैपटॉप है। क्या मैं तीनों परचेस करूंगा? तीनों में से एक परचेस करूंगा, तीनों में से एक परचेस करूंगा। अगर मैं सपोज डेल का लैपटॉप परचेस कर रहा हूं, इट ऑटोमेटिकली मींस कि मैं एचपी का लैपटॉप रिजेक्ट कर रहा हूं। आर यू ऑल गेटिंग? तो हियर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मींस देयर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ वन प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स इन रिजेक्शन ऑफ अदर प्रोजेक्ट। तो सच प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में से बस एक ही प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट करोगे। हैव यू अंडरस्टूड? देन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स। अब ये इंडिपेंडेंट मतलब क्या? यहां पे से देयर आर 2 प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी, ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ओके, सपोज मैं आज बिजनेस कर रहा हूं, ऑब्वियसली आई विल बी कंसीडरिंग मल्टीपल सोर्स से मुझे बिजनेस मिलना चाहिए या इनकम मिलना चाहिए। सपोज मेरा एक बिजनेस है कोचिंग क्लास, ओके, ये कोचिंग क्लास से मैं इनकम अर्न कर रहा हूं। एट द सेम टाइम आई एम इवैल्यूएटिंग, मुझे एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, से स्टोन क्रशर, स्टोन क्रशर का मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, ओके, या माइंस वगैरह स्टार्ट करना है। तो बताइए इनका एक दूसरे पे कोई इंपैक्ट होगा या नहीं होगा? कोई संबंध ही नहीं है। तो जब मुझे कोचिंग क्लास का बिजनेस स्टार्ट करना है, आई विल बी प्योरली फोकसिंग ऑन
कैश फ्लोज ऑफ कोचिंग क्लास कि मुझे इन्वेस्टमेंट कितना करना है, कैश आउटफ्लो एंड कैश इनकम कितना होगा, इसके बेसिस पे मैं डिसीजन लूंगा। सिमिलरली स्टोन क्रशर में भी आउटफ्लो कितना होगा एंड इनफ्लो कितना होगा, उसके बेसिस पे मैं डिसीजन लूंगा, राइट। सो ऑल टुगेदर दीज आर इंडिपेंडेंट। प्रोजेक्ट ए will be selected on the purely basis of its own cash flows, B will be selected on the basis of its own cash flows. इनका एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है। Such projects are called as independent projects. And इसका exactly उल्टा होगा dependent projects. Dependent मतलब एक दूसरे के ऊपर dependent है। अगर मुझे suppose say project A is manufacturing of pen, okay, and जो पेन में मैन्युफैक्चर कर रहा हूं उसकी एक स्पेसिफिक रिफिल आती है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं ये प्रोजेक्ट पेन का मैन्युफैक्चरिंग करने का डिसीजन लूं तो उसकी रिफिल भी मुझे ही बनानी होगी एक सेपरेट यूनिट डाल करके, ठीक है। तो बताइए अगर मैं प्रोजेक्ट ए एक्सेप्ट करूं तो क्या मुझे बी भी एक्सेप्ट करना होगा? यस। अगर मैं प्रोजेक्ट ए रिजेक्ट करूं पेन का तो रिफिल मैन्युफैक्चर करके क्या करूं तो ये भी रिजेक्ट होगा। तो दोनों आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट साइमल्टेनियसली होंगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। आर यू ऑल गेटिंग? तो आगे जाके जब हम इवैल्यूएट करेंगे तो इनमें से कोई एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा। तो याद रखना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो एक सिलेक्ट कर रहे हो ऑटोमेटिकली दूसरा रिजेक्ट होगा। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो तो कोई संबंध ही नहीं है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अलग अलग कैश फ्लो के बेसिस पे सिलेक्शन करेंगे। डिपेंडेंट हो एक सिलेक्ट करना है तो दूसरा भी सिलेक्ट करना ही होगा, ओके। सिमिलरली ये रिप्लेसमेंट का एक अलग से डिस्कशन करेंगे। ये एक्सपांशन मतलब क्या, ऑल टुगेदर एक नई प्लांट एंड मशीनरी कंसिडर कर रहे हैं। सेम हैपेंस विद डाइवर्सिफिकेशन, तो वहां पे भी न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेस कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट अलग है, ओके। तो ये ऑल दिस प्रोजेक्ट का हमें इवैल्यूएशन करना है। ये जस्ट टेक्निकल टर्म्स है जो मीनिंग समझना आपको जरूरी है। यहां तक की कहानी में कोई डाउट? ओके। तो अब तक हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कैपिटल बजटिंग इस चैप्टर में बेसिकली हमें करना क्या है, डिसीजन देना है कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है। लेकिन कैसे, उसके लिए टेक्निक्स होने चाहिए, राइट। तो व्हाट ऑल टेक्निक्स आर देयर टू टेक डिसीजन whether a particular project has to be accepted or rejected. So now we are going to discuss techniques. तो आज लिखेंगे नहीं कुछ, जस्ट एक एक करके स्टार्ट तो कर सकते हैं, ओके। फर्स्ट टेक्निक फॉर इवैल्यूएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव यू अंडरस्टूड व्हाट बेसिकली वी आर डिस्कसिंग? टेक्निक्स मतलब हम मेथड्स समझ रहे हैं जिसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे कि वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ओके। अब फर्स्ट टेक्निक जो है वो है पेबैक पीरियड। नेम इटसेल्फ सजेस्ट पेबैक पीरियड मतलब क्या? जब भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो फर्स्ट यू चेक कि मेरा पेबैक पीरियड क्या होगा, प्रैक्टिकली ऑल्सो। तो पेबैक पीरियड का मीनिंग क्या होना चाहिए? पे बैक, नेम इटसेल्फ सजेस्ट, रिकवर होने के लिए, एग्जैक्टली। पेबैक पीरियड मतलब वो पीरियड, वो टाइम कितना रिक्वायर्ड है टू रिकवर माई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जब भी मैं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा मैं पहले क्या चेक करूंगा कि मेरा इन्वेस्टेड मनी मुझे वापस कब मिलेगा, बराबर। सपोज एक न्यू प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे इन्वेस्टमेंट करना है सपोज 10 लाख, ओके। एंड एक बार अगर मैं इन्वेस्ट करूं तो उस बिजनेस से मुझे कैश फ्लो मिलने वाला है एवरी ईयर 2.5 लाख, ओके। बताइए कितने साल में मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर होगा? 4 साल। सिंपली हाउ यू हैव कैलकुलेटेड 10 lakhs डिवाइडेड बाय 2.5 lakhs, दैट इज 4 years। तो 4 years इज माय पेबैक पीरियड, एज सिंपल एज दैट। 4 साल लगेंगे मुझे मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर करने के लिए, उसके बाद जो बनेगा वो प्रॉफिट होगा, बराबर। तो पेबैक पीरियड कैलकुलेशन इज वन पार्ट एंड डिसीजन मेकिंग इज अनदर पार्ट। तो कैलकुलेशन कैसे करना है? सिंपली यहां पे आपने कैसे किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय योर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, राइट। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि 4 साल मैंने पेबैक पीरियड तो कैलकुलेट किया, अब इसके बेसिस पे मैं डिसीजन कैसे लूं कि वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है नहीं करना है? अब फॉर दैट देयर विल बी अ मैनेजमेंट कट ऑफ पेबैक पीरियड। मतलब मैनेजमेंट स्पेसिफाई करेगा कि अगर मैं 10 lakhs इन्वेस्ट कर रहा हूं, अगर कंपनी 10 lakhs इन्वेस्ट कर रही है तो कम से कम 5 साल के अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट रिकवर होना चाहिए। ये क्या है 5 साल? ये एक स्टैंडर्ड कट ऑफ पेबैक पीरियड है या कट ऑफ पेबैक पीरियड है, ओके। तो बताइए मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि 5 साल मेरा पेबैक पीरियड होना चाहिए बेस्ड ऑन मार्केट सिनारियो, ओके। एंड जो प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पेबैक पीरियड कितना है? 4 साल। इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे?
प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना, क्योंकि मैनेजमेंट कह रहा है कि 5 साल के अंदर आपका पैसा रिकवर होना चाहिए, वेयर एज आपका प्रोजेक्ट 4 साल में रिकवर करवा के दे रहा है, ठीक है, मतलब जल्दी रिकवर करवा के दे रहा है, तो इट इज वेल एंड गुड, तो हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। तो कैन आई से इफ एक्चुअल पेबैक पीरियड इज लोअर देन मैनेजमेंट पेबैक पीरियड, तो क्या करेंगे? प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, राइट। सिमिलरली अगर मैनेजमेंट कट ऑफ पेबैक पीरियड वाज 5 years एंड आर एक्चुअल कैलकुलेटेड पेबैक पीरियड वाज कमिंग पे से 6 years, तो एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे? अब रिजेक्ट करेंगे ना, कि मैनेजमेंट ने कहा था कि जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो 5 साल के अंदर कम से कम रिकवर होना चाहिए, आपका प्रोजेक्ट कितना टाइम लगा रहा है? 6 years लगा रहा है, तो यहां पे आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, राइट। तो वी कैन से इफ एक्चुअल पेबैक पीरियड इज मोर देन मैनेजमेंट पेबैक पीरियड, in that case you will be rejecting the project, आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे क्योंकि ज्यादा टाइम लग रहा है रिकवर करने के लिए, ओके। सिमिलरली अगर एक्चुअल पेबैक पीरियड इज इक्वल टू मैनेजमेंट कट ऑफ पेबैक पीरियड, तो क्या करेंगे? सपोज मैनेजमेंट में कहा कि 5 साल के अंदर रिकवर होना चाहिए एंड आपका एक्चुअल पेबैक पीरियड भी 5 साल है, तो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, जितना टारगेट था एक्जैक्टली उतने पीरियड में हम रिकवर कर रहे हैं, तो we will accept. Have you all understood this so far? तो ये accept reject criteria मतलब डिसीजन मेकिंग। अब कैलकुलेशन हमें देखना है, वैसे तो यहां पे सिंपल से कैलकुलेशन में हमने देखा था, ठीक है, पहले तो ये एक्सेप्ट रिजेक्ट समझ में आया, नाउ फोकस करते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करना है। अब फर्स्ट सिनारियो हमने ये कंसिडर किया था कि यूनिफॉर्म कैश फ्लोज आर देयर। यूनिफॉर्म कैश फ्लो मतलब आपको दिया था इन्वेस्टमेंट 10 लाख एंड ईच ईयर कैश फ्लो इज सेम 2.5 lakhs, तो आपने इमीडिएटली बताया 4 साल। कैसे कैलकुलेट किया आपने? इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय योर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, बट जरूरी नहीं कि हर साल का कैश फ्लो सेम ही होगा, यूनिफॉर्म ही होगा। तो इफ कैश फ्लोज आर डिफरेंट इन एवरी ईयर, ओके, से फॉर एग्जाम्पल 0th ईयर में 10 lakhs इन्वेस्ट करा है, फर्स्ट ईयर आपने रिकवर किया 3 lakhs, सेकेंड ईयर आपने रिकवर किया 4 लाख, थर्ड ईयर आपने रिकवर किया 3 lakhs, फोर्थ ईयर 2 lakhs, फिफ्थ ईयर 1 lakh। पेबैक पीरियड क्या होगा यहां पे? 3 years। आप क्या करोगे? यहां पे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ईयर में टोटल कितना रिकवर किया है? 3 lakhs, राइट। अब सेकेंड ईयर तक टोटल कितना रिकवर्ड है? सेकेंड ईयर का कैश फ्लो है 4 लाख एंड ये फर्स्ट ईयर का 3 lakhs, मतलब सेकेंड ईयर तक हमने टोटल कितना रिकवर किया है? 7 lakhs। थर्ड ईयर के एंड में थर्ड ईयर का कैश फ्लो कितना है? 3 lakhs, तो टोटल कैश फ्लो कितना रिकवर हुआ रहेगा? 10 lakhs। ये तो अपना इन्वेस्टमेंट है, तो 3 years विल बी माई पे बैक पीरियड। तो बेसिकली जब कैश फ्लोज डिफरेंट हो, यूनिफॉर्म ना हो, तो क्या करेंगे? क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे एंड विल सी कि क्यूमुलेटिव कैश फ्लो एग्जैक्टली कहां पे मैच कर रहा है विथ योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। हैव यू अंडरस्टूड? तो यहां पे पे बैक पीरियड होगा 3 years। फोर्थ ईयर के एंड में तो 12 lakhs हायर अमाउंट रिकवर कर रहे हैं, फिफ्थ ईयर के एंड में 13 lakhs। तो यू हैव टू सी इन द क्यूमुलेटिव कैश फ्लो वेयर योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज मैचिंग। हैव यू अंडरस्टूड? अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी एक पर्टिकुलर ईयर में एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा, इन बिटवीन मैच कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल से 0th ईयर में इन्वेस्टमेंट 10 lakhs, फर्स्ट ईयर में रिकवर किया 3 lakhs, सेकेंड ईयर में रिकवर किया से 5 lakhs, थर्ड ईयर में 4 lakhs, फोर्थ ईयर में 2 lakhs, फिफ्थ ईयर में 1 lakh। अब अगर मैं क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कैलकुलेट करूं तो यहां पे 3 lakhs, 8 lakhs, 12 lakhs, 14 lakhs एंड 15 lakhs। इज इट राइट? अब इन्वेस्टमेंट तो 10 लाख था, एग्जैक्टली किसी भी ईयर में 10 lakhs वो मैच नहीं कर रहा। इन सच केस हाउ विल बी कैलकुलेटिंग? कंसेप्ट वगैरह फॉर्मूला वगैरह भूल जाओ, कंसेप्चुअल कैलकुलेशन बेसिकली तो कर सकते हो। यहां पे बताइए, फर्स्ट ईयर में हमने कितना रिकवर किया? 3 lakhs, 10 lakhs रिकवर करना था, तो अभी तक पेबैक पीरियड नहीं है। सेकेंड ईयर के एंड में हमने कितना रिकवर किया? सेकेंड ईयर के एंड में हमने 8 lakhs रिकवर किया एंड थर्ड ईयर के एंड में हमने 12 lakhs रिकवर किया है।
टारगेट क्या था, 10 lakhs रिकवर करना था। तो कहना इसे समवेयर हियर इन बिटवीन मेरा 10 lakhs रिकवर हुआ रहेगा। तो कहना इसे पेबैक पीरियड शुड बी ग्रेटर देन 2 years, इज इट राइट? तो यहां पे देखिए पेबैक पीरियड विल बी 2 years प्लस, इट शुड बी ग्रेटर देन 2 years लेस देन 3 years, राइट? अब टोटल 1 year में यानी कि 3rd year, इस ईयर की बात कर रहा हूं, हमने रिकवर कितना किया है, 4 लाख बराबर। मुझे रिकवर कितना करना था सो एज टू मैच विथ माय इन्वेस्टमेंट। 2 years के में ऑलरेडी 8 लाख रिकवर हो चुका है बराबर। मुझे 10 lakhs रिकवर करना है अभी, तो कितना अभी रिकवर करना होगा, 2 lakhs। तो मुझे ये टाइम कितना रिक्वायर्ड है ये चेक करना है। 1 साल में या और 12 months में अगर हमने 4 लाख रिकवर किया है तो मेरा इन्वेस्टमेंट से मैच करने के लिए रिकवरी कितनी रिक्वायर्ड थी, 2 lakhs। आई जस्ट कैलकुलेटिंग द प्रोपोर्शनेट टाइम। तो आई विल बी टेकिंग 2 lakhs into 1 डिवाइडेड बाय 4 lakhs, इज इट राइट? तो यहां पे कितना आएगा ये 0.5। तो हियर आई कैन से कि 0.5 दैट इज 2.5 years विल बी माय पेबैक पीरियड। हैव यू अंडरस्टूड? ये कैलकुलेशन कैसे होगा अभी, 2 years प्लस न्यूमरेटर में मुझे रिकवर कितना करना है वो लेना है, तो 10 lakhs माइनस 8 lakhs डिवाइडेड बाय 3rd year में टोटल अमाउंट रिकवर कितना किया है वो लेना है। दिस विल बी माय पेबैक पीरियड। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? पहले तो फोकस करो अंडरस्टैंडिंग पे, लेटर ऑन विल सॉल्व सम एग्जांपल्स एंड विल सी हाउ द पेबैक पीरियड इज कैलकुलेटेड। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 99% पेबैक पीरियड पे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये टेक्निक है, हमें समझना है, लिख भी लेना, उसके ऊपर एग्जांपल्स भी सॉल्व करना है। ओके, हैव यू ऑल अंडरस्टूड सो फार? तो एक्चुअल में ये टेक्निक्स, राइटिंग पार्ट एक्सेट्रा विल डू इट टुमारो। ओके, सो टुमारो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, क्योंकि ये पेबैक पीरियड है ना, 1-2 फर्स्ट जो इनिशियल टेक्निक्स है वो डिस्कस करने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करने वाले हैं एनपीवी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एंड उसके ऊपर एग्जांपल्स हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो विल कंक्लूड फॉर नाउ।